औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपके अब तक के पेपर्स अच्छे हुए होंगे। एक ज़रूरी इशू है यार, मेरा ख्याल है यूट्यूब का ना कोई एल्गोरिथम का चेंज आया है जिसकी वजह से ना स्टूडेंट्स को वीडियोस की नोटिफिकेशन काफ़ी लेट रिसीव हो रही है। तो अगर आप किसी भी ऐसे ग्रुप में हैं, किसी भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, किसी भी ऐसे फोरम पे हैं जहां या किसी स्टूडेंट को पर्सनली जानते हैं कि जिनका कल पेपर है और उनको इस वीडियो का फ़ायदा हो सकता है, तो आप उन तक वैसे पर्सनली सेंड कर दिया करें या ताकि किसी को ये मटीरियल ना कि लेट मिले। ठीक है, आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें बेसिकली हम एक क्विक रिकैप करेंगे इंग्लिश का और पाकिस्तान स्टडीज़ का। कल हमारे जो मेन पेपर्स आ रहे हैं उसमें इंग्लिश ओ लेवल का पेपर 1 आ रहा है, पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल का पेपर 1 आ रहा है और IGCSE का भी, और हमारे पास उर्दू ए लेवल का P4 आ रहा है। ठीक है, पहली मैं बात कर लेता हूँ उस पेपर में जिसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास उर्दू ए लेवल का P4 है। उसका मेरे इसी चैनल के ऊपर एक लाइव सेशन पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ, बहुत डिटेल। ठीक है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। कॉमन क्वेश्चंस जो हैं, आंसर किस तरह लिखना है, क्या मिस कराना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलरली पूछ रहे थे, मैंने उनको पहले ही बताया कि यार ये वो पेपर है जिसके बारे में ना इतना ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। जो मेन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आप साथ अनमार्क बुक लेके जा सकते हो। जो टेक्स्ट वाला पेपर होता है आपका, उसके लिए अनमार्क बुक साथ लेके जा सकते होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई इसमें नहीं ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने सिलेबस कंटेंट पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा और बड़ा इजी, यानी सिंपल। हाँ, जो तज्जी वाला पार्ट है मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर देख लेना। बाकी मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत हो। ठीक है, यही समझाने के लिए उस वीडियो को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, हमने बात करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की और पाकिस्तान स्टडीज़ की, दोनों के लिए मैं पहले कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। इन दोनों के जो कल हमारे पेपर्स हैं, इसको हमने पहले इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन अ लॉट ऑफ वीडियोस लाइक लास्ट ईयर और इस मई जून के अंदर, कि मैं हर चीज़ को इन डिटेल गो थ्रू नहीं करूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने पिंड कमेंट्स के अंदर, पिंड कमेंट होता है जो कमेंट सबसे ऊपर शो होता है वीडियो में, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा डायरेक्टेड राइटिंग के लिए भी, नैरेटिव राइटिंग या सॉरी आपका जो कंपोजिशन राइटिंग वाला पूरा पार्ट है उसके ऊपर जो हमने डिटेल्ड वीडियोज़ बनाई थी। एक हमने बनाई थी 3 साल पहले और एक हमने बनाया है पूरा सेट उसका लास्ट मई जून में। 2 वीडियोज़ हैं वो, एक के अंदर हमने या फिर 3 वीडियोज़ है शायद, हमने दोनों पेपर्स को डिस्कस किया है। मैं वो डाल दूंगा, उनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लो। उसमें मैंने एक एक चीज़ को, यानी छोटे से छोटा जो हमारा एक होता है ना जेन में क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये तो नहीं करना, ये करना है, इसका क्या अंदाज होगा, क्या तरीका सही है, छोटे से छोटी बात हमने उसमें कवर की हुई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पिछले मई जून में बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी होगा। उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। ठीक है, वो आपको डिटेल्ड वो बात, यानी जिस बातें मैं बताने वाला हूँ इसके बाद उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो वीडियोस देंगी आपको। तीसरा, हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करेंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ का भी हमने सिलेबस कवरेज का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, उसकी वीडियो एक बड़ी लंबी 7 आवर्स की वीडियो बना के लगाई हुई है, उसके नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके हमने पेपर पैटर्न को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जो पिछला हमारा मई जून गुजरा है उसमें जो वीडियो बनाई थी, मैं उसका भी इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों का लिंक जो है पिंड कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। उन वीडियोज़ को एक बार देख लेना। क्वेश्चन की प्लानिंग कैसे करनी है, पैराग्राफिंग करनी है या नहीं करनी, पैराग्राफिंग में मार्क्स होते हैं या नहीं होते, कितने वर्ड लिखने हैं, 1.5 पेज लिखना है, 2 पेज लिखने हैं, 14 मार्क्स बच में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट, तमाम वो चीज़ें जो ज़हन में आ सकती हैं लिखी हुई हैं। हाँ, मैं इंशाल्लाह आज लेट नाइट जो है ना, कल हमारा पेपर जो पाकिस्तान स्टडीज़ का है वो सेकंड टाइम में आ रहा है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इंशाल्लाह आज रात को लेट नाइट 11-12 o'clock तक, शायद हो सकता है रात को 1-2-3 बजे तक जो है एक वीडियो अपलोड करूँगा। होपफुली जिसमें मैं बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं ना, क्वेश्चन बता। पहली बात है वो गेस्ट पेपर नहीं होगा, मैं गेस्ट पेपर के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। हर चैप्टर में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना नेचुरली, जो आपको लगता है कि ये बन सकते हैं या पास पेपर्स में आए हुए हैं, उनको कोशिश करूंगा कि उनको रिपीट कर दूं एक दफ़ा। उनमें से जो मुश्किल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। वो गेस्ट पेपर नहीं है, वो बेसिकली एक जर्नल वो होगा एटलीस्ट पहले 2 सेक्शंस का, कि उसमें से क्या क्या चीज़ें जो है वो कॉमनली वो पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन वो मैंने फिर बताया कि गेस्ट पेपर नहीं है। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं दोनों पेपर्स को। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इनकी जो पहले वाली वीडियोस हैं वो आपने जरूर गो थ्रू करनी है, वो असल में आपको सही रिसोर्स मिलेगा हर चीज़ को कवर करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज बात कर लेते हैं। हमारे पास टाइम कितना है वीडियो के लिए? तकरीबन 18 इसमें हुआ है ना, तो मेरे पास अभी इसके लिए पड़ा हुआ है 12 मिनट है, हम 6 मिनट कर सकते हैं। देखो, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। जो पहला पार्ट है डायरेक्टेड राइटिंग वाला,
मैंने पहले भी ये बात बहुत दफ़ा समझाई है, उस वीडियो में डिटेल से बताई हुई है। डायरेक्टेड राइटिंग का मतलब ये वो करो जो आपसे वो मांग रहा है, आपने उससे एक्स्ट्रा किसी चीज़ में नहीं जाना। उसकी प्लानिंग करने का तरीका मैं नीचे पिन कर दूंगा, आंसर को किस तरह आपने प्लान करना है वो ज़रूरी नहीं है करो उस तरीके से, लेकिन वो आपको आंसर को बनाने में आसानी देता है। उसमें ज़रूरी बात क्या है कि पॉइंट से पॉइंट निकाला करो, आपके लिए पॉइंट से पॉइंट निकाल के बात को कवर करना आसान होगा। तीनों जो उसने आपको बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं उनको डिटेल से कवर करना है, उनको ऐसे हवाई कवर नहीं करना। डिटेल से कवर करने का मुराद होता है किसी भी बंदा जो वहाँ मौजूद नहीं था, जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो उसके बारे में उसका दिमाग जो है, उसके ज़हन में बात है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा टोन बता देता है वो आपको स्टार्टिंग बता देता होता है। एंडिंग वाले मसले हमने पहले सारे डिस्कस किए हुए हैं, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है। हमेशा डायरेक्टेड राइटिंग में एक फॉर्मल स्टार्ट से मुराद ये सैल्यूटेशन देनी है उसको कि जी साहब जी वाली, लेकिन फॉर्मल स्टार्ट से मुराद ये होता है कि एक प्रॉपर तरीके से बात स्टार्ट करनी है। बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। देखो, अगर आप किसी मैगजीन का, आपको वो कहता है एक मैगजीन वाले आर्टिकल में आपने उसके एडिटर को, एक मैगजीन में एक आर्टिकल आया आपको पसंद नहीं आया, आपने उसके एडिटर को लिखना है। या आप एक कंपनी की चॉकलेट खाते हो, आपको वो चॉकलेट पसंद नहीं आई, आपने उसके बारे में उसके मैनेजर को लिखना है। अगर आप अपनी बात ऐसे स्टार्ट करोगे ना कि वो आपको पहला कहेगा कि व्हाट वाज द इशू यू फेस विद द बार। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना लेटर स्टार्ट करते हो और शुरू में आप जो भी लिख रहे हो स्टार्ट करते हो, शुरू में पहला लाइन आप लिखते हो कि आई एम एक्सट्रीमली डिस्गस्टेड विद द चॉकलेट दैट यू आर प्रोवाइडिंग, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो कहेगा ठीक है भाई मेहरबानी। आपने पहले अपना उससे एक ताल्लुक कायम करना है कि भाई मैं आपकी चॉकलेट इतने से कंज्यूम कर रहा हूँ, इट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स, ठीक है, एंड आई ऑलवेज लव योर प्रोडक्ट। लेकिन फिर आपने बात को फेस इन करना है। मकसद ये कि बात का तरीका, प्रॉपर बात का स्टार्ट जरूर किया करो। उसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक जो होता है कि जोशीली स्टेटमेंट्स नहीं देनी होती डायरेक्टेड राइटिंग में। डायरेक्टेड राइटिंग इज अ वेरी फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है। फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग से मुराद ये है कि वो आपके राइटिंग के स्किल को और उस चीज़ के फॉलो करने के स्किल को बहुत यानी बहुत माइन्यूटली जज कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसी उसमें जैसे ना उर्दू में आम सादी ज़बान में भड़क मारने वाली जो बात होती है, ऐसा कोई काम नहीं करना। ये अमूमन स्पीच में इशू आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें ना वी विल डू दिस, वी विल डू दैट करते हैं। ऐसा वो स्पीच हमारे यहाँ पॉलिटिशियन की स्पीच नहीं है, इट्स अ रिटन फॉर्म ऑफ स्पीच जो कि इंतहाई फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टेड राइटिंग में ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं इनको जितना हद तक हो सके अवॉइड किया करो, क्योंकि डायरेक्टेड राइटिंग में ज़्यादा फोकस है उसके टास्क को फॉलो करने के ऊपर। यूज़ ऑफ लैंग्वेज में सिर्फ मुश्किल ईडियम्स वगैरह नहीं आते, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में मैनी अदर थिंग्स आती हैं। आपकी ग्रामर आती है, सबसे बड़ा ब्लंडर जो है जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज में होगा वो ग्रामर में होगा, यूज़ ऑफ कॉमा में होगा, उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है। आपका पंक्चुएशन के अंदर होगा, हाउएवर फर्दर मोइस्ता के वर्ड्स को सही तरह ना यानी गलत तरह यूज़ करने के ऊपर होगा। यानी आपकी ग्रामर, आपके स्पेलिंग, ये तमाम चीज़ें जो ये सब मिला के यूज़ ऑफ लैंग्वेज का पार्ट बनते हैं। यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज नॉट जस्ट पुटिंग हार्ड वोकैबुलरी, ठीक है। कितनी मुश्किल वोकैबुलरी यूज़ करनी है, सिंपल सी बात है, वोकैबुलरी वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में जो सही हो वो यूज़ कर लेना। हाँ, वो वाली बात ना करना हर बात में गुड 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 कर रहे हो, बैड 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 कर रहे हो। अप्रोप्रिएट वर्ड्स, नॉट नेसेसरली वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट की बात नहीं है, अप्रोप्रिएट हो उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स अप्लाई होते हो, ठीक है। नहीं आ रहा ज़हन में, सिंपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। गलत यूज़ करने से सिंपल वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप ये तो ना हो कि इस तरह ये किसी को इंप्रेस करने के लिए जाके आप यूं हीरो बन रहे हो, कोई चीज़ आपसे खराब हो जाए, कोई गिर जाए, उससे बहुत बेहतर है कि आप इंप्रेस ना करने की कोशिश ना करो, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो नॉर्मल तरीका है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है, एक चीज़ में से भी क्या स्किप हो रही है डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर, फॉर्मल स्टार्ट की बात कर ली है। उसकी एंडिंग वाली बात जो होती है, ऑब्वियसली बात है एकदम आप कट ऑफ नहीं कर सकते बात को, लेकिन एंडिंग का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने बहुत लेंथी एंड देना है। एक नॉर्मल जो एक चीज़ का एंड होता है, प्रॉपर बात को ख़त्म लपेटने का तरीका होता है, उस तरह आपने बात को 1 से 2 लाइनों में ख़त्म करना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा जो टोन उसने कही है उसको फॉलो करना, ये ना हो कि आपसे सैड चीज़ लिखवा रहा हो, आप हैप्पी चीज़ लिखने लग जाओ। उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना, जिस बात के बारे में आप लिख रहे हो उसको डिटेल से कवर करना। अगर एक बुलेट पॉइंट में, जो उसने 3 बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं, किसी एक बुलेट पॉइंट में उसने 2 डिफरेंट बातें पूछी हुई हैं, तो उस बुलेट पॉइंट के जो मार्क्स को जब वो जज करेगा तो वो दोनों बातों को वो जज करेगा। ये ना हो कि एक बार में लिखो ही ना, दोनों को कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में गौर करना है आपने। इसके अलावा और चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, कोई और मेन बात, बाकी मैंने कहा एक वीडियो को गो थ्रू कर लेना। हाँ, इसमें आपने कंट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी, कांट, शांट, वुडंट, इस तरह की कंट्रैक्शंस जो है ये आमतौर पे इनफॉर्मल होती हैं। आप वुड नॉट, कुड नॉट इस तरह यूज़ कर सकते हो। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, नैरेटिव में जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो कॉपीड स्टोरी लिखना है, ठीक है, उसका ध्यान करना। स्टोरी राइटिंग के अंदर ऑब्वियसली बात है वर्ड लिमिट कम होती है, बहुत हैवी प्लॉट को एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करना। राइट समथिंग सिंपल, राइट समथिंग दैट इज टू द टॉपिक, और कोशिश किया करो कि अपनी ज़िंदगी से या कोई ऐसी स्टोरी जो आपके इर्द गिर्द हुई हुई है उसको आप एम्फेसाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है किसी और बंदे के ज़हन में नहीं आ सकती, ठीक है। और उसमें यह कि कितने ईडियम डालने हैं, कितने फ्रेज डालने हैं, अगर सही तरह फिट होता है डाल दो, नहीं होता
बेशक ना डालो, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि इसकी वजह से मार्क्स काट लेगा। असल बात है कि होलिस्टिक आपका यूज ऑफ लैंग्वेज किस तरह का है। अगर आपकी होलिस्टिक बात सही समझ आ रही है तो जरूरी नहीं कि आपने वहाँ ईडियम घुसाना है, नहीं हो रहा फिर तो उसे ना डालो, ठीक है। समझाने वाली बात ये मकसद ये कि आपने बात को मेन उसमें यह कि आपने उस बात को इस तरह कवर करना है, यानी आप जो भी स्टोरी लिख रहे हो एक तो उसका एक प्रॉपर थीम बने, ये ना हो कि आपकी बात मिडिल खत्म हो जाए। अच्छा, फिर 3 हमारे पास उसमें तरीके होते हैं। क्लिफ एंगल होता है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं उसको, फ्लैशबैक होता है, एक जेनेरिक स्टोरी की टेक्निक होती है। फ्लैशबैक में बेसिकली आप एंड ऑफ द क्लोज टू द एंड स्टार्ट करते हो, फिर बिल्कुल शुरू से वापस वहाँ तक आते हो, उसके बाद फिर आप उसको एंड करते हो। ये ईजी टेक्निक है, लेकिन इसमें टेंस की गलती ना करना। ये ना हो कि प्रेजेंट टेंस वाली बात है पास्ट टेंस में लिख दो, पास्ट वाली प्रेजेंट में लिख दो, बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्लिफ एंगल के अंदर ये होता है कि बेसिकली आपने एंड में उसको एक हैंगिंग पोजीशन छोड़ना, जैसे आमतौर पर हॉरर मूवीज में नहीं होता, पूरी मूवी खत्म हो जाती है फिर एक ग्रेव से हाथ निकल आता है, वो वाला जो सिचुएशन होती है कि आपने उसको एक सस्पेंस में छोड़ना है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ये एक बड़ी मुश्किल टेक्निक है, क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट पे छोड़ रहे हो जो आपके हिसाब से क्लिफ एंगल है लेकिन वहां पे उसकी वो बात नहीं बन रही, तो बेसिकली आपने काम खराब कर दिया है, ठीक है। और ये जो जेनेरिक स्टोरी थी वंस अपॉन अ टाइम वाली, ये अवॉइड करना। रोमांटिक स्टोरीज को अवॉइड किया करो, टेररिज्म के ऊपर इस तरह की स्टोरीज को अवॉइड किया करो, यानी हर वो चीज़ अवॉइड करो जहां पे आप अगले बंदे को ऑफेंड कर सकते हो, ठीक है। रोमांटिक स्टोरी का मसला ये होता है कि रोमांटिक स्टोरीज में हमारे पास न्यू थीम नहीं होता, वो बड़ा हमारा एक जेनेरिक थीम चल रहा होता है, उसको अवॉइड किया करें। आर्ग्यूमेंट में जो सबसे बड़ी गलती है अगर आप आर्ग्यूमेंट लिखते हैं वो ये होती है कि हम अक्सर जो है बातों को मिक्स कर रहे होते हैं। इस चीज़ को याद रखो, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर एक ही पर्टिकुलर बात को आपने मुख्तलिफ एंगल से टच अपॉन करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातें गुजलक नहीं कर देनी। अच्छा, पहले आपने किस आर्ग्यूमेंट की किसी एक साइड पे पूरी बात लिखनी है अपनी, फिर दूसरी साइड पे लिखनी है। तकरीबन कोशिश करो कि जेनेरिकली यानी उनका एक रफली सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स दोनों साइड डाल रहे हो, बातें कर रहे हो। फॉर्मल स्टार्टिंग फॉर्मल एंडिंग एक अच्छी चीज़ है जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स में होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट में ये ध्यान करना कि आपके जो आप आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग हो, उस टॉपिक से क्लोजली कनेक्टेड हो, दूर दूर की बातें ना हो। फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करनी है आर्ग्यूमेंट के अंदर, आप इनफॉर्मल इंग्लिश को अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू है वोकेबलरी और यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वो आपसे मांग रहा होता है वहाँ पे, यानी उसका फोकस इस चीज़ पे होता है कि आपने उसको अपनी लैंग्वेज टेक्निक दिखानी है। आप किसी चीज़ को तब तक डिस्क्राइब नहीं कर सकते जब तक आपको उसके लिए वो सारे लैंग्वेज टूल्स नहीं आते कि जिससे आप उसका एक पिक्चर पेंट कर सको। डिस्क्रिप्टिव तब लिखना अगर आप अपनी यूज़ ऑफ लैंग्वेज के बारे में कॉन्फिडेंट हो। मेरी बात यहाँ गौर करें, अपनी वोकेबलरी के बारे में नहीं, अपनी यूज़ ऑफ लैंग्वेज एज अ होल के बारे में, क्योंकि आप पूरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज को अगर सही तरह अप्लाई करोगे, और डिस्क्रिप्शन में ये ध्यान करना जो मांग रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन देना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार तो नहीं, कई खबर आया था कि ऐसे होता है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब इन 10 ईयर्स का मुराद वो आपसे फ्यूचर पूछ रहा है। बच्चे पूरा पास्ट खा 10 साल पहले की बात लिखाते हैं, जब मैं बच्चा था तब मैं पॉप टार्ट खाता था। और भाई वो 10 साल बाद की बात पूछ रहा है। क्वेश्चन को सही समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। उसके अलावा जो कई बार स्टोरी का क्वेश्चन आ जाता होता है नैरेटिव के अंदर कि जहाँ एक चीज़ एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। देखो, व्हेन इट सेज कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि पूरी स्टोरी उसके इर्द घूमे, नहीं। वो ये भी नहीं कह रहा कि स्टोरी बिल्कुल एंड से उसके बारे में हो, नहीं। ये आपने डिसाइड करना है कि आप जो स्टोरी क्राफ्ट कर रहे हो उसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपका फन है कि आप उसको किस तरह इंपॉर्टेंट बनाते हो। अगर आप उसको एक लाइन में इंपॉर्टेंट बना सकते हो पूरी स्टोरी के लिए बना दो। कई डिटेक्टिव स्टोरीज जो होती हैं, डिटेक्टिव बना दिया कि जो आपकी मिस्ट्री स्टोरीज होती हैं उसमें एक सिंगल चीज़ पूरी गेम बदल देती है, ठीक है, यानी वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है। तो हो सकता है कि इस तरह की स्टोरी में वो एक लाइन भी काफ़ी हो, लेकिन ये आपने जज करना है। जिसका तरीका ये होता है, मैं अमूमन बच्चों को बताता होता हूँ कि आप एक स्टोरी पकड़ो, उसे पढ़ो। अगर आपको लगता है कि जो स्टोरी मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मैंने अब स्टोरी लिखी है, इसमें जो चीज़ वो उसने हमें कहा था कि ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे, अगर मैं उसको स्टोरी में से निकाल देता हूँ तो मेरी स्टोरी बर्बाद हो जाती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि वाकई आपने उसको सही यूज़ किया है। और अगर उस चीज़ को स्टोरी में से निकाल के जिसका वो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे, आपकी स्टोरी फिर भी ओके है, इसका मतलब ये है कि आपने गलत स्टोरी सोची हुई है। ऐसी स्टोरी सोचनी है कि जहाँ उस चीज़ के ना होने से स्टोरी बर्बाद हो जाए, ठीक है। बाकी यार मैंने कहा इनका डिटेल में वीडियो पूरी देख लेना, बहुत डिटेल में बात की हुई है, उसके ऊपर काफ़ी आपको हेल्प होगी। जो हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है उसके अंदर यार जो क्वेश्चंस की डिवीजन है 4 माह में, हमेशा ये कहता होता हूँ, पहले एक चीज़ ज़रूरी, एक चीज़ जो ओवर द लास्ट 1.5 ईयर चेंज हुई है वो ये था कि पहले आपके जो वॉलंटरी क्वेश्चंस थे वो, इसके पहले मैंने कहा वीडियो डिटेल बनी हुई है, जरूर देख लेना, वैसे कुछ मेन बातें कवर कर रहा हूँ। पहले ये था कि जो वॉलंटरी क्वेश्चंस थे ना, हमारे वॉलंटरी क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे चॉइस के क्वेश्चंस होते थे उसमें एक पूरा क्वेश्चन 4, 7 और हमारा 14 मार्क्स का वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में से आया करता था। अब ब्लंडर ये है कि वो एक जो पूरा क्वेश्चन है वो हमारा हो सकता नहीं हो रहा है, बल्कि कि वो मुख्तलिफ सेक्शन से आ जाता है। उसका 4 मार्क्स किसी और सेक्शन से होता है, 7 मार्क्स किसी और से होता है, इस तरह हो जाता है, ठीक है।
तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो चेंज आपने ज़हन में रखना है कि अब उतनी ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी पॉसिबल नहीं है। लास्ट दिन की जो हमारी रिवीजन होती है, मैं अमूमन उसके लिए कहता होता हूँ कि सेक्शन 3 को पढ़ लो, बाकी 2 पे फोकस करो। ये गेस्ट पेपर नहीं है, इसका रीज़न ये है कि बाकी 2 सेक्शन छोटे हैं, सेक्शन 3 बड़ा बहुत है, टाइम बहुत लगता है उसके अंदर। उसमें एक मेन बात हमारे पास है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो 4 डिस्टिंक्ट बातें, उनको आपने सही तरह वहाँ पे लिखना है, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब तक वो बातें 4 डिस्टिंक्ट होंगी जो उस क्वेश्चन से रेलिवेंट हैं, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। 4 से 6 लाइंस मोर देन एनफ होती हैं, हो सकता है आपका 10 लाइनों पे आ जाए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, लेकिन 4 से 6 लाइंस एक एवरेज टाइप हुआ है जिसमें हो जाता है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन, बहुत डिटेल कॉलोनियों को अवॉइड करना, बेसिकली रीजंस का क्वेश्चन होता है। वो आपसे कोई किसी बात के डायरेक्ट रीजंस पूछेगा, रीजन से बुरा दिए इवेंट्स पूछ लेगा, रीजंस पूछ लेगा। मकसद ये कि वो डायरेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन होगा। उसमें अमूमन ये है कि आपने जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो यही होती है कि 3 मेन बातों को लिख के उनको एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन से मुराद रिपीटिशन नहीं होती, एक्सप्लेन से मुराद होता है जो बात आप कर रहे हो उसके बारे में फर्दर डिटेल्स देना, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 3 मेन बातों को लिख के एक्सप्लेन करने के बाद जितनी बातें आपको डिटेल आती हैं वो सारी लिख दिया करो, क्योंकि आपके लिखने पे ऊपर पाबंदी नहीं है, सही बात के मार्क्स हैं, ठीक है। हो सकता है जो 3 आपने मिनिमम चीज़ें लिखी उनमें कोई चीज़ आपके जो ज़हन में थी वो गलत हो, तो कोशिश ये किया करें कि आप जितनी आपको डिस्टिंक्ट बातें उसके बारे में पता है वो लिख दें, ठीक है। और क्या नाम है, उनमें से 3 या 4 को एक्सप्लेन कर दें एटलीस्ट। 7 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, या जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पहले क्वेश्चन प्राइमरी क्वेश्चन के अंदर, उसमें एक जो ज़रूरी चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि यार दोनों साइडों से बता दिया कि आपको जब भी वो कहेगा ना डू यू एग्री वाली बात, आपने दोनों साइडों पर उस पर लिखना है, ठीक है। दोनों साइड से मुराद ये कि 2 तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। एक क्वेश्चन आता होता है जहाँ वो आपसे किसी चीज़ के रीजन के बारे में पूछेगा और वहाँ वो आपको कहेगा भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, तो इसका मतलब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट वाले पे भी लिखना है, बाकी तमाम के ऊपर भी लिखना है। और एक टाइप का क्वेश्चन ये है कि वो आपको किसी इवेंट के बारे में कह देगा भाई इस टाइमलाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये था, तो उस इवेंट के बारे में लिखना है, उस टाइमलाइन के बाकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन एक बहुत डिटेल लंबी इंट्रोडक्शन नहीं, एक सिंपल डिप्लोमेटिक इंट्रोडक्शन देके, मैंने उसकी पिछली वीडियो में पूरी बात बताई हुई है। कंक्लूजन भी डिप्लोमेटिक कंक्लूजन देके जो आपकी बात से रेजोनेट कर रहा हो उसको आपने देके बीच में आपने दोनों साइडों पर लिखना होता है। पहले एक चीज़ के बारे में पूरा लिख लो, उसमें बाकी सारे पॉइंट्स पर पूरा लिख लो, जितना आपको जहन में हो सारा लिखाना, ठीक है। स्पीड बढ़ाना अपनी राइटिंग की, ताकि आपके अगर कोई पॉइंट में गलती हो तो वो क्लियर हो सके। बाकी यार जो आपका सोर्स वाला क्वेश्चन है, मैंने उसको लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि सोर्स वाले क्वेश्चन का मेन थीम ही होता है गिवन चीज़ को अपने नॉलेज से कनेक्ट करना, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे, कोशिश करो कि गिवन चीज़ से स्टार्ट करो, जो उसने आपको फोटो या कुछ भी दिया हुआ है उसको अपने नोटबुक के नॉलेज से कनेक्ट करके उसका आप आंसर लिखोगे। इसमें कोई और ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है किसी चैप्टर। अच्छा, ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि मुझे इंग्लिश वाले पेपर के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर सेंड किए हुए थे चेक करने के लिए, मैं इसके बाद बैठ के चेक करना स्टार्ट करूँगा। अगर आप में से किसी और ने भी चेक करवाना है मुझे सेंड कर दो। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं चेक कर लूँ। कोई रह जाता है तो प्लीज़ वो माइंड ना करे, क्योंकि अक्सर तो नहीं, कुछ दफ़ा इस तरह भी हुआ है, बहुत कम दफ़ा एक दो स्टूडेंट्स की तरफ से इस तरह चीज़ आई कि मेरी कोशिश होती है मैं हर एक की पूरी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन देखो मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियात भी होती हैं, कुछ मेरे कारोबारी मसरूफियात भी होती हैं। कोई 1-2 बच्चे अगर रह जाए ना तो फिर उनकी तरफ से हमेशा नहीं, लेकिन कुछ बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से ना आगे से बड़ा एक रीडिंग के रूड बिहेवियर होता है, तो वो बड़ा चीज़ अफेक्ट करती है कि फिर यार इस फ्री वाले काम का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोशिश मेरी होगी कि जितना हो सके मैं उसको चेक कर लूँ। रात को मैं इंशाल्लाह, आज मैं बीच में कहीं जाना भी है, मैं वापस आने के बाद भी जितने हो सके रात को चेक करता रहूँगा। तो मुझे आप उसे, और जिस बच्चों ने मुझे पहले सेंड किया हुआ है वो मुझे एक बार रिमाइंडर जरूर भेज दें, कि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, मिक्स हो जाते हैं अक्सर। बाकी वो पुरानी वीडियोस जरूर देख लेना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। कोई और इशू हो तो मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। हाँ, एक ज़रूरी बात, पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर के अंदर क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती। जब आपने कंटेंट, अगर आपका कंटेंट 10 पेज से कवर हो रहा है 10 पे कवर कर लो, आपका कंटेंट किसी क्वेश्चन का जो है 1 पेज पे कवर हो रहा है 1 पे कर लो, डजेंट मैटर। बहुत शुक्रिया।